हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग आईआईटी जेईई का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया जा रहा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया गया था। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो आईआईटी जेईई में आया है। और देखिए ये सारा कंसेप्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज होते रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए यहाँ में क्या बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट दिया है, देन एफ ऑफ 100 की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि x की जगह में एफ एक्स है, x का वैल्यू 100 पुट कर दिया जाए। तो यहाँ में एक 100 पुट करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ में क्या है, 1 है, कॉलम 1 में क्या है 1 है, कॉलम 2 में क्या है x है। अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x, और C3 से माइनस कर दिया जाए तो वो भी क्या है, ये दोनों ऐड होगा तो 1 प्लस x होगा, और यहाँ में भी 1 प्लस x है तो डायरेक्ट 0 बन जाएगा। तो यही हम लोग का सोचना है कि जो कॉलम 3 है उसको क्या करना है, कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस C1 प्लस C2 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ में क्या हो रहा है कि कॉलम 3 को कॉलम 3 एज इट इज माइनस C1 प्लस C2 कर दीजिए। तो देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से क्या होगा कि जो एफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में कुछ भी इंटरचेंज नहीं हो रहा है, 1 2x 3x टाइम्स x माइनस 1, और यहाँ में क्या हो जाएगा x टाइम्स x माइनस 1, और थर्ड क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2। और देखिए आप C3 में इंटरचेंज कर रहे हैं आप थर्ड कॉलम में, तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखिए कोई भी ये कॉलम क्या है 3 है तो ये x प्लस 1 होगा, माइनस टाइम्स C1 प्लस C2, तो C1 क्या है 1 और C2 क्या है x, तो 1 प्लस x 1 माइनस x, डायरेक्ट यहाँ में क्या ही हो जाएगा 0। उसी प्रकार देखिए यहाँ में ये दोनों टर्म को ऐड, ये दोनों को ऐड करना है, इससे माइनस कर देनी है। तो देखिए ये होगा x प्लस 1 टाइम्स x माइनस, यहाँ में क्या हो जाएगा 2x प्लस x टाइम्स x माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो देखिए ये x प्लस 1 टाइम्स x माइनस, और आप देख रहे हैं कि यहाँ में x कॉमन है तो यहाँ में क्या हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1, तो ये होगा x प्लस 1 टाइम्स x माइनस x टाइम्स x प्लस 1। तो ये भी देख रहे हैं दोनों सेम हो गया तो 0 हो जाएगा, और ये भी टर्म क्या ही हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए जब कोई भी पर्टिकुलर कॉलम 0 होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका वैल्यू कितना ही आ गया, इसका वैल्यू कितना ही आ गया 0 आ गया। मतलब कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो x पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंट है। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो आप x की वैल्यू 100 ही पुट कर दीजिए। अगर यहाँ में एफ एक्स की वैल्यू 0 आ गई, अगर आप यहाँ में x की वैल्यू 100 ही पुट करेंगे तो f ऑफ 100 भी कितना ही आएगा 0। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ए पार्ट है, आप कॉपी कर लीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फॉर ए फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n इफ d इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो d का इक्वल है, और ये आपको बताना है कि d डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का q माइनस 4 इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन नंबर ए n होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 5 से होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो ये आपको बतानी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा फैक्टोरियल का बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये आपने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा है। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, जैसे अगर हम लोग बोले 5 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब होगा। तो ये सिंबल फैक्टोरियल का होता है, कभी कभी इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है 5 फैक्टोरियल या ऐसे। ठीक है, तो देखिए 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये नंबर 5 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा, और ये प्रोडक्ट का फॉर्म एक्सप्रेस करिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 5 फैक्टोरियल का वैल्यू है। अगर आपसे कोई बोलेगा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या ही हो जाएगा, 4 से स्टार्ट करिए, 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए एक रूल भी होगा कि अब बताइए ये जो 5 फैक्टोरियल है वो क्या है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आप इतना वाला पार्ट को क्या भी लिख सकते हैं, 5 × 4 फैक्टोरियल लिख ही सकते हैं ना। तो देखिए अगर एक रूल होता है कि जो n फैक्टोरियल होता है वो होता है n × n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब जो भी यहाँ में नंबर होता है वो नंबर मल्टीप्लाई होगा और उससे फैक्टोरियल का अंदर में कम होता है। जैसे कि ये 5 है तो 4 फैक्टोरियल होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 × 4। ठीक है, और यहाँ में देखिए अब क्या हो गया 3 2 1, तो ये क्या हो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ऐसा एक रूल है, इससे रिलेटेड हम लोग इसको
सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। तो देखिए अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ में ये जो क्वेश्चन लिखा गया है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए। एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, रूल क्या लगाना है कि जो एन फैक्टोरियल होता है वो होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो यहाँ में एन प्लस वन है तो आप क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन, और इससे एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल। और एन प्लस टू को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस टू, फिर एक माइनस करेंगे तो एन प्लस वन, और एक माइनस करेंगे तो एन फैक्टोरियल होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर n प्लस वन फैक्टोरियल, तो यहाँ में n प्लस वन फैक्टोरियल एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ में n प्लस टू है तो क्या लिखा जा सकता है, n प्लस टू, और एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल। और n प्लस थ्री को क्या लिख सकते हैं, n प्लस थ्री, n प्लस टू, n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए ऐसा लिखा जा रहा है कि कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ में क्या हो जाएगा, n प्लस टू फैक्टोरियल रहेगा, और n प्लस थ्री को क्या ही लिखा जाएगा, n प्लस थ्री इंटू एन प्लस टू फैक्टोरियल। और n प्लस फोर को क्या लिख सकते हैं, n प्लस फोर, n प्लस थ्री और n प्लस टू फैक्टोरियल। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए आप यहाँ से ऐसा एक्सप्रेस करने के बाद में जो हम लोग का R1 है, R1 से क्या कॉमन मिल गया, n फैक्टोरियल, R2 से n प्लस वन फैक्टोरियल, और R3 से n प्लस टू फैक्टोरियल कॉमन मिल गया। तो आप ले लीजिए कॉमन। तो आप लिख सकते हैं टेक कॉमन n फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल एंड n प्लस टू फैक्टोरियल फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, मैं ये क्वेश्चन को रब कर देता हूँ और आपको क्या प्रूव करना है, मैं ये प्रूव करना है ये वाला पार्ट। ठीक, तो अब देखिए आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कॉमन हो गया n फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल और n प्लस टू फैक्टोरियल। यहाँ तो कॉमन हो गया, तो यहाँ में क्या बचेगा, वन, n प्लस वन, और यहाँ से बचेगा n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस टू, n प्लस वन। ठीक है, और यहाँ से आपने n प्लस वन फैक्टोरियल कॉमन किया तो वन बचेगा। तो ये R3 से क्या होगा, n प्लस टू कॉमन हो गया तो यहाँ में होगा वन, यहाँ में होगा n प्लस थ्री, और यहाँ में होगा n प्लस फोर, n प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया। तो देखिए अब क्या होगा, अब आप मैक्सिमम जीरो बनाइए, आपको ये रूल बताया गया था। तो देखिए ये हम लोग का R1 है, R2 है, तो एक बार R1 को आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, R1 को R1 माइनस R2, और R2 को क्या करिए, R2 माइनस R3। दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ में यूज करिए क्योंकि आपको मैक्सिमम जीरो ही बनाना है। तो एक बार R1 R2 से माइनस होगा तो जीरो होगा, एक बार R2 R3 से माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, तो टू जीरोज बन जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, D इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस टू फैक्टोरियल। तो देखिए R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, यहाँ में जीरो हो जाएगा, और n प्लस वन और n माइनस टू को n प्लस, जैसे n प्लस वन माइनस n प्लस टू करना है तो क्या ही बच जाएगा, माइनस वन। यहाँ तक समझ में आ रहा है। और देखिए जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ में होगा n प्लस टू टाइम्स टू। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस टू होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये टर्म को ये टर्म में माइनस करना है तो क्या होगा। देखिए n प्लस टू और n प्लस वन माइनस टाइम्स n प्लस थ्री, n प्लस टू। तो आप क्या ही कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से n प्लस टू कॉमन ले सकते हैं, तो आप n प्लस टू कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ में होगा n प्लस वन, और यहाँ से क्या होगा, माइनस n माइनस थ्री, तो ये n से n कट जाएगा, तो n प्लस टू इंटू माइनस टू। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब देखिए ये तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिए ये वाला, और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि R2 को R2 माइनस R3 करिए। ये R2 है और ये R3 है, तो R2 माइनस R3 क्या ही हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और n प्लस टू माइनस n प्लस थ्री क्या ही हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। जब ये दोनों रो को माइनस करेंगे तो n प्लस थ्री कॉमन मिल जाएगा, देखिए आपको। तो n प्लस टू में से n प्लस फोर को माइनस करेंगे तो माइनस टू आएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं n प्लस थ्री इंटू माइनस टू। और आप देखेंगे कि जो R3 है एज इट इज रहेगा, वन n प्लस थ्री
n+4 और क्या ही हो जाएगा n+3। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए आप C1 का एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि C1 में 2 0 आ गया है, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंड एलोंग C1। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आपको। तो देखिए अगर आप C1 का एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है कि साइन देखा जाता है, साइन में ये प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों टर्म से तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, तो केवल 1 का एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो जो D होगा वो होगा n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल इंटू n+2 फैक्टोरियल, और इसको एक्सपेंड कर देनी है। तो देखिए यहाँ में होगा 1 इंटू, तो ये देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये 1 को इसमें मल्टीप्लाई करिए तो माइनस इंटू माइनस क्या ही हो जाएगा प्लस, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, आगे में 1 है तो आपको मालूम है कि 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट सेम ही आता है। तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स n+3 माइनस होता है, फिर ये 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स n+2, ठीक है। तो आप देखेंगे तो D होगा वो क्या होगा n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल, और यहाँ से क्या होगा, आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो n+3 माइनस n-2 होगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या ही हो गया, तो D होगा वो होगा n फैक्टोरियल n+1 फैक्टोरियल n+2 फैक्टोरियल इंटू 2, ये हो गया। और आपको प्रूव क्या करना था कि D डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का क्यूब, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि n फैक्टोरियल में सब टर्म को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ये तो n फैक्टोरियल एज इट इज है, तो ये होगा n फैक्टोरियल, n+1 को क्या लिख सकते हैं, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, n+2 को क्या लिखेंगे, n+2 n+1 इंटू क्या लिख सकते हैं आप, n फैक्टोरियल, और क्या ही नंबर मल्टीप्लाई है 2। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, तो तीनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल का q, और q जो है यहाँ में मल्टीप्लाई है तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपका हो जाएगा D/n फैक्टोरियल का q जो होगा वो क्या होगा, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई होके डिवाइड हो गया है, तो n+1 और n+2, तो 2 टाइम्स n+1 का होल स्क्वायर और n+2, यही होगा। देखिए यहाँ में n+1 और n+1, तो आप स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ में 2 है और यहाँ में n+2 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो आप इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो D/n फैक्टोरियल का होल क्यूब 2 टाइम्स, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर से, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये होगा n² + 2n+1 टाइम्स n+2, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, और ये 2 दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। तो देखिए इसका बाद से क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं D/n फैक्टोरियल का q इज इक्वल टू 2 टाइम्स, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को n² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n³ होगा, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² होगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n होगा, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2n² होगा, 2 को 2 से तो 4n होगा, और 2 1 जा 2, तो ये टर्म हो गया। तो देखिए D/n फैक्टोरियल का q इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो देखिए यहाँ में होगा n³ 2n² + 2n², तो ये क्या हो गया 4n² + 5n+2, तो ये जो 2 है फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या होगा, n फैक्टोरियल का q जो होगा 2n³ + 2 4 जा 8n² + 10n+4, यहाँ तक हो गया। और यहाँ में आपको क्या लाना था कि D डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल का q -4, तो देखिए ये जो +4 है उसको राइट हैंड साइड में लाइए, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, तो D/n फैक्टोरियल का q -4 इज इक्वल टू क्या होगा, जब ये इधर में आ गया तो देखिए आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2n कॉमन लेंगे तो आपको क्या ही मिल रहा है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से n² हो गया, और यहाँ से क्या हो गया 4n हो गया, और +5 हो गया। तो देखिए ये सारा टर्म जो है वो किससे डिविजिबल है,
या तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि n एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या तो ये नंबर n से डिविजिबल होगा। तो आपका ऑप्शन में क्या था, a था, तो करेक्ट पार्ट क्या हो गया, a हो गया, मतलब कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, n से डिविजिबल होगा। कॉपी कर लीजिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग बोल रहे हैं कि लेट 3 डिजिट नंबर A28 3B9 एंड 62C, और यहाँ में जो आपको ABC दिखाई दे रहा है वो एक इंटीजर है और वो 0 से 9 का बीच में लाई कर रहा है, और ये तीनों जो नंबर है वो K से डिविजिबल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो किससे डिविजिबल होगा, K से डिविजिबल होगा। तो ये भी IIT का क्वेश्चन है। तो देखिए, आप सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे या प्रूफ करेंगे, ठीक है, तो यहाँ में बोला गया है कि A28 3B9 एंड 62C आर डिविजिबल बाई K, और डिविजिबल बाई K, और K एक इंटीजर है, ठीक है ना, K कोई भी नंबर होगा, और ABC जो है वो एक इंटीजर है, और ये नंबर किससे ये जो डिटर्मिनेंट है वो K से डिविजिबल होगा, ऐसा हम लोग को प्रूव करना है। तो ये नंबर आर डिविजिबल बाई K, देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कुछ पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सम पॉजिटिव इंटीजर M1 M2 एंड M3 सच दैट, ठीक है। अब देखिए, ये जो A28 लिखा है, A28 को आप क्या ही लिख सकते हैं, देखिए ये 3 डिजिट नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8, ठीक है, और ये 3B9 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस 9, और 62C को क्या ही लिखेंगे, 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस C। और ये क्या बोला जा रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, K से। तो हम लोग मान लिया कि ये नंबर K से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो होगा वो क्या होगा, M1 टाइम्स K होगा, मतलब ये नंबर K से डिविजिबल होगा तो ये सम पॉजिटिव इंटीजर है, और ये M2 टाइम्स K, और ये क्या होगा M3 टाइम्स K, और M1 M2 एंड M3 क्या है, कुछ इंटीजर है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, K से डिविजिबल होगा। तो देखिए, अगर हम लोग ये डेल्टा में क्या यूज़ किया जाए, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया जाए कि ये टर्म आ जाए, A28 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ में A है, A का साथ में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, A का साथ में क्या मल्टीप्लाई किया गया है 100, और 2 टाइम्स 10, मतलब R3 में देखिए 2 का साथ में 10 मल्टीप्लाई किया गया है, और R2 में क्या है 8 है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, R2 में यूज़ करते हैं, R2 को R2 प्लस 100 टाइम्स R1 प्लस 10 टाइम्स R3, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग का जो डेल्टा होगा मैं यहाँ में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने से R2 एज इट इज रहेगा A36, और R2 में क्या होगा, R2 एज इट इज प्लस 10 टाइम्स क्या होगा, देखिए मैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए तो मैं यहाँ में लिख देता हूँ। तो R2 एज इट इज प्लस 100 टाइम्स R1, तो 100 टाइम्स R1 क्या है A, प्लस 10 टाइम्स R3, तो 10 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ में ये 3 है और ये 6 होगा, और यहाँ में देखिए, और हम लोग का R2 में ये 9 एज इट इज रहेगा, प्लस 100 टाइम्स क्या हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 10 टाइम्स R3, तो 10 इंटू B, और जो C है 6 है, सॉरी, उसमें क्या हो जाएगा 6C एज इट इज, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 प्लस 100 टाइम्स 6 प्लस क्या हो रहा है 10 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा, और R3 एज इट इज रहेगा 2B2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अब देखिए, अब आपको क्या बोला गया है, और ये टर्म क्या है, देखिए यहाँ में मैं लिखा हूँ A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8, यही तो ये नंबर है। ऑर्डर कुछ भी हो, एडिशन में तो चलता है, ठीक है। तो देखिए, डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा जो होगा वो होगा A
3 6 और ये तीनों टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, a 28 लिख सकते हैं। और देखिए 9 प्लस समथिंग, तो यहाँ में क्या लिखा गया है, देखिए b इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 9, तो ये किसका इक्वल है, 3b9। और यहाँ में ये टर्म किसका इक्वल है, 6 2c, और ये c3 क्या हो जाएगा, 2b2। ठीक है, आप यहाँ तक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा स्पेस कम होने का वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए मैंने क्या माना था कि अगर ये नंबर k से डिविजिबल है, ये नंबर ABC क्या है, इंटीजर है, और ये नंबर k से डिविजिबल है, तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। ये किसका इक्वल होगा, m1 टाइम्स k का इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 828 का जगह में आप क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू k, और इसका जगह में क्या लिख सकते हैं, m2 टाइम्स k, और इसका जगह में क्या लिखेंगे, m3 टाइम्स k। और देखिए यहाँ में आप क्या ही लिख सकते हैं, देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, R2 से k कॉमन मिल रहा है, तो आप k कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आप कॉमन लेंगे k, तो ये होगा k टाइम्स a36 m1 m2 m3, और ये होगा 2b2। तो ये देखिए ये k टाइम्स समथिंग आ रहा है, और m1 m2 m3 कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन ये डेल्टा जरूर किससे डिविजिबल होगा, k से डिविजिबल होगा। तो लिख सकते हैं कि जो डेल्टा होगा वो k इंटू सम नंबर होगा, इसको आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये जरूर किससे डिविजिबल होगा, k से। तो डेल्टा इज डिविजिबल बाई k, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन था कि आपको डेल्टा को प्रूव करना था कि ये k से, m1 कुछ भी हो सकता है, m2 कुछ भी हो सकता है, m3 किससे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये k से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये k से जरूर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यही क्वेश्चन था, कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट, और ये डिटर्मिनेंट है sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल। ये जो x है वो -π/4 से लेके π/4 का बीच में लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टिंक्ट सोल्यूशन बतानी है, जो यहाँ में ऑप्शन दिया है। तो आप देखिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, पहले आप एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो उसके बाद देखा जाएगा कि जो वैल्यू आ रही है वो क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ में sin x है, एक sin x है, 2 cos x है, एक sin x है, 2 cos x है, तो आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप c1 को c1 प्लस c2 c3 कर लीजिए, c1 को c1 प्लस c2 प्लस c3 कर लीजिए, या आपका मर्जी r1 को r1 प्लस r2 प्लस r3 कर दीजिए, सेम बात है। तो जब ये दोनों ऐड होगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस 2 cos x हो जाएगा। ठीक है, sin x प्लस 2 cos x होगा। फिर ये दोनों ऐड होगा तो ये यहाँ में देख रहे हैं आप sin x प्लस 2 cos x ही होगा, और यहाँ में भी sin x प्लस 2 cos x, और ये c1 में चेंज हो गया और c2 c3 एज इट इज रहेगा, तो ये हो गया cos x sin x cos x, और ये हो गया cos x sin x। ठीक है, यहाँ में आप देख रहे हैं कि आप कॉमन ले सकते हैं कि c1 से sin x प्लस 2 cos x कॉमन ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं टेक कॉमन sin x प्लस 2 cos x फ्रॉम c1। ठीक है, आप c1 से कॉमन ले लीजिए। तो देखिए जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, तो जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का sin x प्लस 2 cos x। ठीक है, और यहाँ में हम लोग का क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और यहाँ में होगा cos x sin x cos x sin x cos x, और यहाँ में हो जाएगा हम लोग का cos x और क्या ही हो जाएगा sin x। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम 0 बनानी है। आपको क्या करनी है, मैक्सिमम 0 बनानी है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग r1 को r2 से माइनस करें तो डायरेक्ट 2 0 बन जाएगा, तो कर लीजिए। आप पहला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, r1 को r1 माइनस r2, r1 को r1 माइनस r2। ठीक है, ऐसा करने से हम लोग का 2 0 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस 2 cos x। आप सोच रहे हैं कि r2 r3 कर दीजिए, आपका मर्जी, आप कर सकते हैं। तो देखिए ये 1 1 क्या हो जाएगा 0, sin x ये हो जाएगा cos x माइनस sin x।
और cos x क्या हो जाएगा 0। तो देख रहे हैं कि R1 में 2 0 हो गया और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा cos x और ये हो गया 1 cos x sin x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो अब देखिए आपका R1 का एलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, क्योंकि R1 में 2 0 आ गया है, तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंड एलोंग R1, एक्सपेंड एलोंग R1। तो ये होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये इसका एलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू सम नंबर तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका एलोंग केवल एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग का क्या होगा, और देखिए ये जो इसका जो वैल्यू था वो किसका ही इक्वल था, 0 का इक्वल था, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए sin x प्लस 2 cos x, और आपको ये क्या करना है, ये माइनस टाइम्स है, तो माइनस टाइम्स cos x माइनस sin x। ठीक है, आप इसका एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म को रिमूव करना था, तो 1 इंटू साइन एक्स, तो ये होगा sin x माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, तो माइनस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये टर्म हो गया। तो देखिए अब क्या होगा हम लोग का, sin x प्लस 2 cos x टाइम्स, अच्छा जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x, और ये भी क्या है sin x माइनस cos x, तो होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो जा रहा है, तो देखिए क्या होगा, तो आप देखिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो या तो हम लोग का क्या मिल रहा है, देखिए sin x प्लस 2 cos x की वैल्यू 0 हो, या sin x माइनस cos x की वैल्यू 0 हो। यही दो सिचुएशन हो सकती है, अगर ये 0 होगा तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा, या ये 0 होगा तो इसका प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखिए sin x प्लस 2 cos x 0 है, तो बताइए sin x का वैल्यू माइनस 2 cos x हो, तो ये cos को इधर cos से डिवाइड कर दीजिए, तो sin x बाई cos x की जो वैल्यू हो माइनस 2 हो, और sin x बाई cos x क्या होता है, tan x का वैल्यू क्या हो माइनस 2। और यहाँ में आपको वो सोल्यूशन चाहिए जो x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4। ठीक है, अब माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 में tan x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती है जो माइनस 2 आ जाए, तो ये तो सोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस पाई बाई 4 तक tan x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती है जो माइनस 2 हो, तो ये तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि tan x इक्वल टू माइनस 2 हैज नो, इसका जो वैल्यू होगा, जो ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई 4 से, तो ये tan x की वैल्यू माइनस 2 आती ही नहीं, तो ये तो सोल्यूशन डायरेक्ट क्या ही हो गया, रिजेक्ट हो गया। और यहाँ से देखिए sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू क्या हो गया cos x, तो आप cos से डिवाइड कर दीजिए, तो tan x की वैल्यू 1 हो गई, तो tan x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 4, और x बोला भी कहाँ से कहाँ तक था, माइनस पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 4 तक, तो x की एक सोल्यूशन आ रही है। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन कितना आ गया 1, तो सी पार्ट सही था, क्योंकि ये देखिए tan x की जो वैल्यू है वो माइनस 2 है, tan x कहाँ से कहाँ तक है, माइनस 45 से लेके प्लस 45 का बीच में, और tan की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती है जो माइनस 2 हो, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो रिजेक्ट हो गया। तो एक ही सोल्यूशन आ रहा है, तो आप कॉपी कर लीजिए इसको। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर कितना ही होता है 4ab। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट मालूम है, और यही यूज करना है ये क्वेश्चन में, क्योंकि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस इसको जब ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और b माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म कट जाएगा, तो 2ab और 2ab क्या ही हो जाएगा 4ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रही है। तो देखिए यहां में भी क्या है, यहां में a प्लस b का होल स्क्वायर, अगर हम लोग c1 को c2 से माइनस कर दें, अगर ये क्वेश्चन में हम लोग क्या ही यूज कर दें, देखिए आपको यहाँ में मैं लिख देता हूँ, ये ही यूज करना है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab ही होता है। ठीक है, ये होता है। तो चलिए आप क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए, c1 को क्या करिए c1 माइनस c2 बना दीजिए। देखिए यहाँ में a, तो देखिए क्या हो जाएगा
ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए जब ये माइनस करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस होगा तो डायरेक्ट क्या ही हो जाता है 4ab। देखिए यहाँ में क्या है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, a की पावर x का होल स्क्वायर माइनस a की पावर x प्लस a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये होगा a, मान लीजिए ये हो गया a b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर और डायरेक्ट किसका इक्वल होता है 4ab का इक्वल होता है। तो 4 इंटू a में क्या करेंगे a की पावर x और b में a की पावर माइनस x, तो क्या हो जाएगा a की पावर, दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू ए की पावर 0 और a की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू कितनी हो गया 4 हो गया। तो ये आपको यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है कि C1 को क्या कर दीजिए, C1 को C1 माइनस C2, तो जब C1 को C1 माइनस C2 करेंगे तो उसका वैल्यू डायरेक्ट कितना ही आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये होगा 4 4 4 और ये क्या हो जाएगा a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a की पावर z माइनस a की पावर माइनस z का होल स्क्वायर 1 1 1। ये एक लाइन का ही क्वेश्चन है। अच्छा बताइए यहाँ में आप क्या ही कर सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आप 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो 1 1 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। अगर C1 C3 आइडेंटिकल है तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी पार्ट सही है, आप कॉपी कर लीजिए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 तो ये डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे r1 r2 r3 से। तो देखिए r1 में a कॉमन मिल सकता है, a प्लस डी और a प्लस 2d कॉमन मिल सकता है। या में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d मिल जाएगा, 2d 3d 4d मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले कॉमन लीजिए, लिखेंगे टेक कॉमन फ्रॉम r1। r1 से क्या लेना है a प्लस डी, a प्लस 2d। फ्रॉम r2 से क्या लेनी है, r2 से आप कॉमन लीजिए a प्लस डी, a प्लस 2d और क्या लेना है a प्लस 3d। r3 से क्या लेना है, ठीक है, r3 से आप क्या ही ले सकते हैं कॉमन 1 अपॉन a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d। आप ऐसा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आप जब कॉमन लेंगे तो देखिए ये जो डेल्टा होगा वो क्या ही हो जाएगा। देखिए मैं सारा टर्म को लिख देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो आपने क्या कॉमन लिया है a प्लस डी, a प्लस 2d, ये r1 से कॉमन लिया है। r2 से आपने क्या कॉमन लिया है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। r3 से क्या कॉमन लिए हैं आप a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, ठीक है। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या ही बचेगा डिटर्मिनेंट में, ठीक है, आपने ये कॉमन लिया था। तो देखिए जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। r1 में यहाँ में a है तो आपने यहाँ में बचेगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस डी, a प्लस 2d, यही बचेगा, क्योंकि जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ में 1 बाई a आ जाएगा। a प्लस डी कॉमन लेंगे तो यहाँ में बचेगा a प्लस 2d और यहाँ से a प्लस डी तो यहाँ में बचेगा a, ठीक है, ये कॉमन मिलेगा, आपको समझ में आ रही है। और यहाँ से आप a प्लस डी कॉमन लेंगे तो 2d 3d मिलेगा, यहाँ में a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है। और आप यहाँ से कॉमन लेंगे a d 2d तो यहाँ में बचेगा a प्लस 3d और यहाँ में बचेगा आपका a प्लस d, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। और r3 से यहाँ में a प्लस 2d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 3d 4d बचेगा, तो a प्लस 3d और यहाँ में क्या बचेगा a प्लस 4d, ठीक है। 2d 3d है, देखिए 2d 3d तो बचेगा a प्लस 4d और यहाँ में आपने 3d 4d लिया तो a प्लस 2d, तो ये आपका कॉमन लेने से ये बचेगा, तो ये डिटर्मिनेंट होगा। और यही डेल्टा की, यही डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो फाइंड आउट कर लेंगे वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो ये जो डेल्टा है, डेल्टा ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ में a प्लस डी है और आपका यहाँ में a प्लस डी दिखाई दे रहा है, तो ये जो डेल्टा है वो हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस डी का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, और a प्लस 2d 3 बार है तो ये हो जाएगा a प्लस 2d का होल क्यूब, ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। और यहाँ से a प्लस 2d, a प्लस 3d कितना बार है, 2 बार है,
तो a प्लस 3d का होल स्क्वायर टाइम्स a प्लस 4d, ठीक है। और ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आपने बोल दिया कि ये क्या है, डेल्टा डैश है। तो जो डेल्टा डैश का वैल्यू होगा वही हम लोग का डेल्टा डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही आंसर होगा। वेयर डेल्टा डैश क्या ही है, डेल्टा डैश क्या है, देखिए डेल्टा डैश है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस d, और यहां से देखिए a प्लस 3d, a प्लस 4d, और यहां से क्या हो जाएगा a प्लस 4d, और यहां से a प्लस 2d, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, तो देखिए यहां तक समझ में आ गई। तो यही डेल्टा डैश है, और डेल्टा डैश का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, वही हम लोग का आंसर होगा। आप चाहें तो आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए। आप R1 को क्या ही लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, और R2 को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R3, ठीक है। ये R1 को R2 से माइनस करिए, थोड़ा कुछ टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा डैश की जो वैल्यू आएगी वो क्या ही आ जाएगी। देखिए यहाँ से a प्लस 2d और a प्लस 2d आप कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, a प्लस d से इसको माइनस करेंगे तो a से a कट जाएगा, d माइनस 3d कितना ही हो जाएगा, माइनस 2d, समझ में आ रहा है। और यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस d, और यहाँ से करेंगे तो माइनस d, ठीक है। और यहाँ में R2 को R3 से माइनस करिए तो a प्लस 3d, a प्लस 3d आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस 3d को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस 2d माइनस टाइम्स ये, तो ये माइनस 2d होगा, क्योंकि 2d माइनस 4d ये माइनस 2d होता है। और ये जब माइनस होगा तो माइनस d होगा, और यहां से क्या ही हो रहा है, माइनस d, और R3 एज इट इज रहेगा, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और यहां से क्या होगा a प्लस 4d, और यहां में क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो ये डेल्टा डैश की वैल्यू हो गई। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम जीरो बनाइए, मैक्सिमम जीरो बनाइए, क्योंकि मैक्सिमम जीरो बनाने से डिटरमिनेंट इजी से एक्सपेंड हो जाएगा। तो देखिए जब आप C2 को देख रहे हैं आप, और ये C3 को देख रहे हैं, अगर C2 को C3 से माइनस कर दिया जाए तो 2 जीरो बन जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो आप एक बार एक्सपेंड करेंगे C2 को, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, या मैं यहां लिख देता हूं, C2 को क्या करिए, C2 माइनस C3 करिए, C2 को C2 माइनस C3 करेंगे तो देखिए डेल्टा डैश क्या ही हो जाएगा, ये होगा a प्लस 2d टाइम्स माइनस 2d, और ये जीरो हो जाएगा, और ये माइनस d होगा, और यहां में होगा a प्लस 3d टाइम्स माइनस 2d, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया, और ये माइनस d रहेगा, ठीक है। और यहां में होगा a प्लस 3d, a प्लस 4d, जब a प्लस 4d और a माइनस 2d करेंगे, a प्लस 4d माइनस टाइम्स a प्लस 2d करेंगे तो यहाँ में 2d आएगा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, 2d आएगा, और यहाँ में क्या रहेगा, a प्लस 2d। तो आपको यहां तक समझ में आ गई। अब आपको देखिए C2 में 2 जीरो आ गया, तो C2 का अलोंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंड अलोंग C2, एक्सपेंड अलोंग C2, क्योंकि C2 में 2 जीरो है। तो देखिए आपको मालूम है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा, तो ये माइनस होगा। यहां तक आपको समझ में आ रही है। तो आप एक्सपेंड करिए C2 का अलोंग, और आपको मालूम है कि ये जो 2 जीरो है उसका जीरो इंटू सम नंबर क्या ही हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो यहां में देखिए डेल्टा डैश क्या हो गया, माइनस 2d। तो देखिए ये रो और ये कॉलम को रिमूव कर दीजिए, फिर आपका इसको सॉल्व करना है, तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। तो जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2d स्क्वायर टाइम्स a प्लस 2d, माइनस होती है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर टाइम्स a प्लस 3d, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए जो डेल्टा डैश आया वो क्या आया, माइनस 2d, और आप 2d स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो a प्लस 2d माइनस a माइनस 3d बचेगा, ठीक है। तो देखिए जो डेल्टा डैश होगा वो माइनस 2 जा कितना ही होता है, 4 हो जाता है, तो ये हो गया माइनस 4d3, a से a कट जाएगा, 2d माइनस 3d कितना ही हो गया, माइनस d, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रही है। मैं इसको रख कर देता हूं, तो कितना ही आता है। तो आप डेल्टा डैश को सॉल्व करेंगे तो क्या ही हो गया, 4d की पावर 4 हो गई, और यही डेल्टा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो पुट डेल्टा डैश इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये डेल्टा डैश की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए।
तो डेल्टा डेस की वैल्यू जब 1 में पुट कर देंगे तो यही आंसर हो गया फाइनली हम लोग का कि डेल्टा इक्वल टू 4d की पावर 4 डिवाइडेड बाई समथिंग। तो यही हम लोग का आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा डिफरेंशिएशन, अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, और साथ साथ में ये भी बताया जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।